Morning, and I'll try to speak in a mixed language, English and Hindi. कितने लोगों को इंग्लिश में आपत्ति होगी तो फिर मैं हिंदी में ही बात करूं, नहीं तो we will do our entire talk between English and Hindi, both languages. And by the way, how much time do I have? Because now we are starting around 7:30. तो कितने बजे तक समय अपने पास है? Accordingly, I have to plan my schedule. सर 20 मिनट दिया है आपको। अच्छा, केवल 20 मिनट है। ओके, ठीक है। So let us start with the next slide. So the topic for today is integrative approach of yoga and Ayurveda for today's era or for modern perspective, as sir has specified. तो उसके अंदर हम लोग आज बात करने जा रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो ये हम नेक्स्ट स्लाइड देख रहे हैं, यहाँ हम दोनों फोटो देख रहे हैं, एक तो पतंजलि एंड धन्वंतरी, ये दोनों का यहाँ फोटोग्राफ है। तो इनको नमन करते हुए हम आगे जाएंगे, मगर बिफोर डूइंग दैट एक बात मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने जो प्रार्थना कही अभी, तो उसमें ये जो 3 लाइन्स है, योगेन चित्तस्य पदेन वाचा, बाद में बलम शरीरस्य च वैद्यकेन, तो ये एक तो व्याकरणकर्ता पतंजलि भाष्यकार जो है व्याकरण के ऊपर के, उनका नमन है। और मलम शरीर से च वैद्य के न, मतलब जो शरीर के अंदर जो दोष है, अंदर जो व्याधियां है, उनके हरण करने वाला ऐसा जो, मतलब पतंजलि इसे ही कई लोग कई मंतव्य के अनुसार चरक मुनि भी कहते थे। तो उनका और जो मानसिक रूप पे हमें जिन्होंने ज्ञान प्रदान किया है, ऐसे पतंजलि मुनि योग के स्वरूप में, ऐसे तीनों का वर्णन यहाँ ये प्रार्थना में आता है। और ये आप दूसरी जो प्रतिमा देख रहे हो वो श्री धन्वंतरी जी की है, जो कि पूरे विश्व के हर वैद्य क्षेत्र के देवता है। तो ये दोनों को नमन करते हुए हम आगे जाएंगे। नेक्स्ट प्लीज। तो आज हम देखने जा रहे हैं कि भाई योग और आयुर्वेद के इंटीग्रेटिव एस्पेक्ट में, इंटीग्रेटेड और इंटीग्रेटिव इसमें फर्क है, समझ लेना। इंटीग्रेटेड मतलब एक शास्त्र और दूसरा शास्त्र दोनों नजदीक में रखे, उसका कुछ इसमें डाल दिया, उसका कुछ उसमें डाल दिया, एंड देन दे मूव पैरेलली। बट इंटीग्रेटिव जब हम कहते हैं तो बेसिकली हमें ये देखना है, हमें ये जानना है कि दोनों शास्त्रों के जो बेसिक प्रिंसिपल्स है, मूलभूत सिद्धांत है, वो बिना उसको डिस्टॉर्ट किए, बिना उसे हटाए, rather how we can absorb the best of the best from the both sciences together and go ahead with. So we are going to discuss today the integrative approach of yoga and ayurveda in modern perspective. So while doing that, I have actually planned lecture for around 1 hour plus, but we will cut short it. I was about to discuss what is आयुर्वेद, आयुर्वेद की व्याख्या क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, क्यों आयुर्वेद सीखना है, क्यों आयुर्वेद समझना है योग शिक्षक और योग थेरेपिस्ट के लिए। बाद में योग का उल्लेख आयुर्वेद में भी है एज अ विहार चिकित्सा, एंड ऑल्सो इट इज बीन मेंशन इन सत्वावजय चिकित्सा। आयुर्वेद में 3 चिकित्साओं का वर्णन है, एक है युक्ति व्यापाश्रय, बाद में दैव व्यापाश्रय और सत्वावजय चिकित्सा। तो युक्ति व्यापाश्रय में बेसिकली वी मेक यूज ऑफ मेडिसिन। तो अलग अलग मेडिसिन को युक्ति से यूज करना, अलग अलग डिसीज में, अलग अलग पेशेंट में, उसे कहते हैं युक्ति व्यापाश्रय। और उसमें ही वो चिकित्सा के वापस 3 भेद है, एक है आहार, विहार और औषधि। तो आहार तो हम जानते हैं, आहार का अपना महत्व है, वो आगे हम बताएंगे ही। विहार में उन्होंने स्पेसिफिकली बताया कि पर्टिकुलर वे से हमें व्यायाम करना चाहिए, और वो व्यायाम ऐसा होना चाहिए कि वो मन से संलग्न होना चाहिए। तो हमें इमिडिएटली ध्यान चला जाता है कि भाई वो योग की तरफ, और योग के अलग विभिन्न जो अंग है, प्राणायाम हो या आसन प्रैक्टिसेस हो, तो उनका समावेश हम विहार चिकित्सा में यहाँ ले सकते हैं। देन सत्वावजय चिकित्सा जो बताई है, तो सत्व गुण को वृद्धि कराने के लिए स्पेसिफिक कुछ रुग्णों में, जिसमें खास करके मानसिक रोगों की ज़्यादा संभावना होती है, तो वो जो चिकित्सा है उसमें उन्होंने स्पेसिफिकली स्पष्टतया निर्देशन दिए कि भाई समाधि या ध्यान, धारणा, समाधि, ये तीनों चीज़ों का बहुत स्पेसिफिक वे से उन्होंने वर्णन किया है। तो सत्वावजय चिकित्सा भी नथिंग बट इट्स अ योग।
Then we are about to discuss about what is swastha according to Ayurveda. Then yes, swastha definition, how it is connected with yoga. Then what is the WHO definition of health and how they are correlated. Then we are going to see in very brief way what are the basic theories in on which Ayurveda is stayed. Ayurveda is आगे बढ़ रहा है. तो पंचमहाभूत थ्योरी है, त्रिदोष, त्रिमल, सप्तधातु वगैरह एंड अग्नि. एंड देन वी आर डिस्कसिंग अबाउट प्रकृति. प्रकृति क्या है और ये प्रकृति अपनी योग वाली जो प्रकृति है, पुरुष प्रकृति, इससे अलग है. हम उसके ऊपर बात करेंगे. और हाउ इट इज कनेक्टेड विद मॉडर्न रिसर्च. मॉडर्न पर्सपेक्टिव में आज के युग में ये प्रकृति का कैसा महत्व है. सो इट इज कनेक्टेड विद द जेनेटिक्स. सो आयुर जीनोमिक्स के बारे में अगर संभव हुआ, समय मिला तो चर्चा होगी. देन 6 स्टेज थियरी, मतलब आहार, जो पूरा बेस है आयुर्वेद का, तो उसके ऊपर आएगी चर्चा. और वो करते हुए यौगिक आहार में क्या क्या बताया है और कैसे हमें करेक्ट वे से यौगिक आहार को समझना है आयुर्वेद को दृष्टिकोण में रखते हुए, उसका हम वहाँ बात करेंगे. देन we will go with integrative ayurvedic dietetics and yogic diet, just now I spoke. Then there are certain interesting area of yoga like षट कर्म, जिसको हम शुद्धि कर्म भी कहते हैं, एंड आयुर्वेद में पंचकर्म है. तो ये दोनों का कोई रिलेशन है क्या, अगर ये दोनों का रिलेशन है तो कैसे उसका हम प्रयोजन कर सकते हैं पेशेंट्स के ऊपर, उसके बारे में कुछ चर्चा होगी. देन थेरापेटिक योग, मतलब जिसको योगा थेरेपी आज कहते हैं, वो आसन, प्राणायाम, मेडिटेशन प्रैक्टिसेस जो है वो अलग अलग चीज़ों में कैसे काम करती है या उसका कैसा रिसर्च है, उसके बारे में भी हम बात कर सकेंगे. एंड व्हाई दिस इंटीग्रेटिव अप्रोच हैज टू बी केप्ट इन माइंड, वो भी हम लोग देखेंगे. सो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. सो इन दिस स्लाइड इट इज मेंशन कि भाई एम एंड ऑब्जेक्ट क्या है, आयुर्वेद का एम एंड ऑब्जेक्ट क्या है. तो इन्होंने कहा है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रशमनम. तो यह स्वस्थ व्यक्ति का स्वास्थ्य का रक्षण करना, स्वस्थ जो व्यक्ति है उसके स्वास्थ्य का रक्षण करना. और जो लोग विकार से ग्रस्त है, जो रोगग्रस्त है, ऐसे रोग जिनको हुआ है, ऐसे लोगों का ये रोगों से प्रशमन करना, उनसे मुक्ति पाना, ये आयुर्वेद का उद्देश्य है. ये आयुर्वेद, ये शास्त्र जो है, आयुर्वेद ये शब्द जो है, ये 2 शब्द से बनता है. एक है आयु मतलब लाइफ एंड वेदा मतलब नॉलेज. इट्स अ नॉलेज अबाउट लाइफ, इट्स अ साइंस ऑफ लाइफ, हाउ टू लिव नॉर्मल हेल्दी लाइफ. तो इस हिसाब से हमें आयुर्वेद की तरफ देखना है. तो ये जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट तभी 5000 साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे सेजेस ने, शास्त्रकर्ताओं ने रखा था. और जो कि आज के युग में, आज के आधुनिक वैद्यक शास्त्र के परिप्रेक्ष्य में वही कंसेप्ट है प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन का. नाउ अगर हम ये चर्चा आगे ले जाए और ये स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षण वाली बात में स्वस्थ ये शब्द को देखें, तो यहाँ भी स्व है और यहाँ भी स्व है. ये आपको सूत्र परिचित होगा क्योंकि ये अपने पतंजलि योग सूत्र का पार्ट है. तदा स्वरूपे अवस्थानम. तो यहाँ स्वरूप है और वहाँ स्वस्थ, ये दोनों स्व, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि खुद के अंदर खुद की जो स्थिति है, स्थ मतलब स्थिति एंड स्व मतलब खुद की, तो खुद की स्थिति में बने रहना. जो हम जैसे जीवित होते हैं, जैसे पैदा होते हैं, तो यूजुअली बाय एंड लार्ज नोबडी इज गेटिंग डिसीज्ड, बट आफ्टर वी गो रॉन्ग ड्यू टू लॉट ऑफ रॉन्ग लाइफस्टाइल एंड रॉन्ग ईटिंग हैबिट्स एंड ऑल दैट स्टफ, तो उसके बाद में हम लोग डिसीज हो जाते हैं, तो विकार जनित हो जाते हैं. तो यहाँ स्व और स्थ, इससे स्वस्थ बना है. और नीचे तदा स्वरूप अवस्थान, हम खुद को जानने के लिए, खुद के स्वरूप को जानने के लिए, यहाँ खुद का स्वरूप मतलब सब्जेक्टिव मी नहीं है, मगर ये स्व मतलब पुरुष है. ये प्योर कॉन्शियसनेस की बात ये कर रहे हैं ये सूत्र में, तो वो हमें ध्यान रखनी चाहिए. नेक्स्ट प्लीज. बाद में दिया है डेफिनेशन आयुर्वेद की, हिताहितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिताहितम मानम च तच्च यत्रोक्तम आयुर्वेदा स उच्यते. तो ये चरक संहिता की व्याख्या है. तो हमें हमारे लाइफ में आयुष्य के लिए या हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे लाइफ के लिए क्या हित करे, क्या अहित करे, क्या सुख करे, क्या दुख करे,
ये चीज़ों को जो बताता है, जो शास्त्र बताता है, और केवल बताता नहीं है, अपितु बहुत स्पेसिफिकली, बहुत पर्टिकुलर वे से, इन पर्टिकुलर मेजर, मानम मतलब मेजर, इन स्पेसिफिक मेजर जो शास्त्र हमें बता देता है, कौन से ऋतु के अनुसार, कौन से काल के अनुसार कितने मात्रा में क्या भोजन करना है, क्या औषधि का सेवन करना है, कौन से विहार का सेवन करना है, नहीं करना है, ये सभी की चर्चा जिसमें आती है उसे कहते हैं आयुर्वेद। तो ये चीज़ अभी मैं इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं लेता हूँ, बिकॉज़ ये एक श्लोक बताने के लिए समटाइम वी स्पीक अराउंड 15 टू 20 मिनट्स, मगर आज हमारे पास समय की कमी है तो हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्लीज़। तो अब जाते हैं योग के ऊपर। यूजुअली कई जगह मैंने पाया है कि योग क्या है, ऐसे किसी को पूछा तो तुरंत आंसर आ जाता है यूज, मतलब टू जॉइन, टू यूनाइट, और फलाना फलाना का मिलन, आत्मा परमात्मा के मिलन, शरीर और आत्मा का मिलन, वगैरह वगैरह वगैरह, तो दैट इज व्हाट इज योग। तो ठीक है, वो भी है, बट जो तीन मान्य डेफिनेशंस है, वो उसमें सबसे प्रथम जो व्यास भाष्यकार ने, व्यास जी ने बताया अपने टीका में, उन्होंने कहा है युज समाधौ, इस अर्थ में योग को लेना है। तो टू मेडिटेट अपॉन, मतलब समाधि के तरफ ले जाने वाला जो वो योग, इस तरह से हमें लेना है। दूसरी व्याख्या आती है युज संयम, ने ये और एक धातु है, पाणिनि में हम पढ़ते हैं लघु सिद्धांत कौमुदी, या इसमें हम देख सकते हैं, धातु पाठ में भी देख सकते हैं। तो इसका अर्थ है हमारे इंद्रियों को, और खास करके ज्ञानेंद्रियों को कंट्रोल करना, टू कंट्रोल सेंस ऑर्गन्स, इस अर्थ में भी योग शब्द की उन्होंने व्याख्या दी है, और कठोपनिषद वगैरह में हम इसकी चर्चा ज्यादा करते हैं। एंड फिर फाइनली युजिर योगा, ये और एक उसका अर्थ है जो कि आज बहुत काफी हद से प्रचलित है, मगर अगर हम आगे जाते हुए योग की एमए या पीएचडी लेवल में हम बात करते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि युज समाधौ, ये सांख्य दर्शन और योग दर्शन उसके परिप्रेक्ष्य में करेक्ट व्याख्या है। और युजिर योग ये वेदांत के दृष्टिकोण से भी, और आधुनिक विज्ञान, आधुनिक वैद्यक शास्त्र कैसे योग को समझ रहा है आज के युग में, तो उस तरह से भी युजिर योग हम ग्रहण कर सकते हैं। यूजुअली हमें ये लगता है कि भाई योग मतलब केवल पतंजलि योग है, या कुछ लोगों का ऐसा ये रहता है, मानना रहता है कि योग मतलब केवल हठ योग है, या कुछ लोग ये भी नहीं जानते कि हठ योग और पतंजलि योग, अष्टांग योग ये अलग अलग है। तो ये मैं बताऊं कि देयर आर मेनी वेरियस स्ट्रीम्स इन योग। जैसे बुद्धिस्ट योग है, आप जानते हो, उसमें विपश्यना कई लोग पढ़ते हैं ध्यान पद्धति, या जैन योग है उसमें प्रेक्षा ध्यान जैसी पद्धति है, या कश्मीरी शैविज्म है, शिवाद्वैत जिसे और कहते हैं, दत्तात्रेय योग है, अमनस्क योग है, नाथ संप्रदाय, देन मंत्र योग है, लय योग है, भक्ति योग, कर्म योग, ये सब आप पढ़े हो तो इसके ऊपर मैं बात नहीं करूंगा, मगर जस्ट टू मेक यू अवेयर कि योग में भी कई कतिपय और अलग अलग विभिन्न उनकी ब्रांचेस है, तो उनको ध्यान रखते हुए हमें आगे विवेचन की तरफ देखना होगा। नाउ कमिंग बैक टू स्वस्थ, ये जो टर्म हमने बताई थी, तो इसका वर्णन आता है शास्त्र में, समदोषा समाग्निश्च समधातु मलक क्रिया प्रसन्न आत्मेंद्रिय मना स्वस्थ इति अभिधीयते। अभी ये संस्कृत के ऊपर मत जाइए, घबर मत जाइए, आपके लिए सिंपल बना रहा हूँ कि ये क्या है। तो दो प्लेन में, एक तो शारीरिक प्लेन है और दूसरा है मानसिक और बाद में आध्यात्मिक। तो ये तीनों प्लेन पे अगर हमें स्वस्थ ये संकल्पना को जानना है, तो उन्होंने कहा है कि दोष, धातु, मल और अग्नि। अभी दोष क्या है, तो ये तीन प्रकार के दोष है, वात पित्त कफ, आप सभी जानते हो। आपको और कोई सर आके उसके बारे में डिटेल में बताएंगे, आई एम श्योर अबाउट इट, तो मैं उसमें नहीं जाऊंगा। बाद में धातु, ये 7 अलग अलग वाइटल टिश्यूज है शरीर की, जिसको रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये 7 अलग अलग टिश्यूज है। जैसे ब्लड है, बोन्स है, देन एडिपोज टिश्यू है, मतलब फैट है। ऐसे 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज है जो कि शरीर को बनाने में, सधारणा धातवा, ऐसा उसकी व्याख्या है कि जो शरीर को बनाता है उसे धातु कहते हैं। देन मल, मतलब जो शरीर से बाहर निकलते हैं, मल है, मूत्र है, और स्वेद है। मल मतलब पुरुष, मतलब पैखाना, मूत्र मतलब पेशाब, एंड स्वेद मतलब स्वेट, स्वेटिंग। ओके, तो ये तीनों भी। एंड फाइनली एक ऐसी चीज है कि जिसे कहते हैं अग्नि।
तो ये डाइजेस्टिव कैपेसिटी या मेटाबॉलिक कैपेसिटी ऑफ द बॉडी या डाइजेस्टिव फायर भी कई जगह इसका ट्रांसलेशन दिया है। तो ये चारों चीजें समत्व में होनी चाहिए, इक्विलिब्रियम में होनी चाहिए, हेमोस्टेसिस में होनी चाहिए। अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो कह सकते हैं कि वह व्यक्ति का फिजिकल हेल्थ इज इन नॉर्मलेंसी। ओके, बट अलोन इतना रख के कोई काम नहीं होगा, तो उसके साथ में यू हैव टू सी कि उसका मन, माइंड मतलब मन एंड सेंस ऑर्गन, बिकॉज हमने अभी देखा पहले स्लाइड में कि प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मन, तो प्रसन्न आत्मा, प्रसन्न इंद्रिय, प्रसन्न मन, ये तीनों प्रसन्नत्व में होने चाहिए और तीनों समत्व में भी होने चाहिए। तो अगर ऐसा है तो हम कह सकते हैं कि वह व्यक्ति ये स्वास्थ्य के लेवल में बनी है। तो ये व्याख्या के अनुसार यहाँ बैठे हुए सभी परिजन, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, इंक्लूडिंग ऑल अपने गुरुजन वर्ग, सब लोग, हम कोई भी स्वस्थ नहीं होंगे, क्योंकि कोई ना कोई सोचता होगा भाई अभी घर में क्या चल रहा, अभी ये कितने समय तक बोर करेंगे, अभी हमें बहुत भूख लगी है, सुबह से हम 6 बजे से आए हैं। तो ये सब अगर हमारी दिमाग में चल रहा है, इफ वी आर नॉट कॉन्सेंट्रेटेड, वी आर नॉट इन इक्विलिब्रियल स्टेट, देन वी आर नॉट कंसिडर्ड एज स्वस्थ। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये जो स्लाइड है, नेक्स्ट स्लाइड, ये मैंने अभी बताया, वो अभी स्लाइड आई। अभी ये नेक्स्ट स्लाइड जो है, वो नेक्स्ट स्लाइड में यू कैन सी द डेफिनेशन ऑफ WHO ऑन हेल्थ। सो डेफिनेशन ऑफ हेल्थ says health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity। तो ये चीज, और हमने अभी जो चीज बताई कि केवल डिसीज का ना होना इसे हेल्थ नहीं कह सकते, बट इट्स अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल। यहाँ सोशल वेलबींग है विच इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ physical and mental, but we are going step ahead and we are saying spiritual well-being as well. So that part we should keep in mind, and for attaining that we have no better option than Ayurveda and yoga. Next please. सो आयुर्वेद में पंचमहाभूत थियरी है। अभी पंचमहाभूत क्या है मैं नहीं कहूंगा, उसके ऊपर भी लंबी चर्चा होगी, बट आप समझ लीजिए 5 तत्व है, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। कई लोग इसको आकाश मतलब स्पेस या इतर, एयर, फायर, वाटर एंड अर्थ ऐसे भी कहते हैं, मगर आप जानिए ये गलत ट्रांसलेशन होगा। आपको समझाने के लिए, समझने के लिए ठीक है, बट डोंट इक्वेट वायु मतलब फैन से निकली हुई हवा, केवल उतनी हवा मतलब वायु नहीं, केवल अर्थ की मिट्टी मतलब पृथ्वी नहीं, केवल ये बॉटल में रखा हुआ पानी है मतलब केवल पानी नहीं, बट इट इज मच मोर देन दैट। तो उसके ऊपर आपके बाकी जो प्रोफेसर है, दे आर अबाउट टू गिव यू गाइडेंस। मुझे आज ये खाली इतना कहना है कि ये जो महाभूत है जिससे पूरी सृष्टि बनी है और जिससे हम सभी बने हैं, राइट। तो ये जैसे बाहर की बाह्य सृष्टि बनाते हैं, वैसे अंदर की जो सृष्टि है उसको भी बनाने वाले यही है। ये पिंडी ब्रह्मांडी न्याय सर ने आपको कई बार बताया होगा, तो उसका व्यष्टि समष्टि या पिंडी ब्रह्मांडी, इसमें भी इसकी चर्चा आती है। तो ये अलग अलग महाभूतों से अलग अलग दोषों का निर्माण होता है, जैसे आकाश वायु से वात है, अग्नि जल से पित्त है, और पृथ्वी और जल से कफ है। तो ये तीनों क्या है, उसका कारण कर्म क्या है। तो एक एक लाइन में खाली आपको कहता हूं कि जो भी बॉडीली मूवमेंट्स है आपकी, जिसके वजह से आप कुछ भी मूवमेंट शरीर के अंदर बाहर आप कर सकते हो, देख सकते हो, जहां तक आपका हार्ट का बीटिंग होना है, या आप जब बात कर रहे हो तो वोकल कॉर्ड का वाइब्रेशंस है, या फेफड़ा फूल रहा है, या उसको संकोच हो रहा है, एवरीथिंग इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ दिस वाटर। देन पित्त मतलब इट्स द बायो फोर्स विच इज कंसर्न फॉर कन्वर्जन। जो आप खाना खाते हैं, जो आप दवाई खाते हैं, जो भी चीज आप खाते हैं, उसको हजम करते हुए, पचाते हुए, उसको आचूषण करते हुए, उसको एसिमिलेट करने का जो काम है, वो करने के लिए पित्त, और उसके साथ में अग्नि, अग्नि की चर्चा हमने कुछ समय पहले की। वो अग्नि और पित्त ये संपर्क में रहते हैं, तो उनके वजह से ये सब चीजें होती रहती है। और कफ ये यूजुअली बिल्डिंग ब्लॉक का काम करता है, प्रोटेक्शन का काम करता है। और ये तीनों के वात पित्त कफ के भी 5-5 उप प्रकार है, बट आज हमारे पास समय बहुत कम है, इसलिए हम जाएंगे नहीं। केवल वात के ऊपर मैं आऊंगा कि वात और पंचप्राण, हम योग जब सीखते हैं तो हम पंचप्राण की चर्चा बहुत ज्यादा करते हैं, और खास करके प्राणायाम की चर्चा करते हैं। तो ये प्राण के जो
मतलब वात के जो 5 प्रकार के प्राण है, प्राण, उदान, समान, व्यान, अपान। नेक्स्ट स्लाइड दिखाइए, नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, तो ये जो 5 प्रकार है, तो ये 5 प्रकारों का वर्णन योग के ग्रंथों में भी पाया जाता है और इसका वर्णन आयुर्वेद के ग्रंथों में भी पाया जाता है। तो अगर हमें ये पाँचों प्रकार के प्राणों का ज़्यादा विवेचन चाहिए, तो हमें ये देखना होगा कि हम आयुर्वेद के ग्रंथों में भी उनका अध्ययन करें या आयुर्वेद के जो एक्सपर्ट्स हैं, जिनका इसका सखोल नॉलेज है, उनसे आप उनकी चर्चा कर सकते हो, उनके बारे में जान सकते हो। देन नेक्स्ट प्लीज। बाद में आती है प्रकृति। अभी प्रकृति, ये जैसे शब्द कहते हैं योग के वर्ग में, तो काफी लोगों को लगता है अरे बाप रे, अभी ये वापस ये सृष्टि उत्पत्ति क्रम और सांख्य कारिका में जो पुरुष प्रकृति का वर्णन है, ये प्रकृति की चर्चा है। तो ठीक है, वो प्रकृति शब्द भी सही है, मगर आयुर्वेद के दृष्टिकोण में जब देखते हैं तो ऐसा उसका वर्णन है कि जैसे हमारा स्पर्म और ओवम, मतलब पुरुष का शुक्र जंतु और स्त्रियों में स्त्री बीज, ये जब इकट्ठा आते मैथुन के बाद और उनमें जब जीव की एंट्री हो जाती है वो समय में, तो एक गर्भ धारणा का वहाँ समय पाया जाता है, वहाँ गर्भ तैयार हो जाता है। कई बार लोग पूछते हैं कि सर आजकल हम देखते हैं आईवीएफ वगैरह करते हैं, टेस्ट ट्यूब में भी करते हैं, तो उसमें क्या होता है? तो बिल्कुल वहाँ भी अगर स्पर्म एंड ओवम साथ में लाया है टेस्ट ट्यूब में या पेट्री डिश में, लैब में इन विट्रो, मतलब शरीर के अंदर नहीं, शरीर के बाहर, तो उसी समय आप देखते हो कि 10 कपल्स आते हैं और उनमें सबके सब लोगों को सक्सेस नहीं मिलता है, क्योंकि 10 में केवल 3 या 2.5 लोगों को ही उसमें सक्सेस मिलता है, क्योंकि उसमें उस समय जीव की एंट्री होती है, जो कि आधुनिक विज्ञान नहीं मानता है, मगर आयुर्वेद के अनुसार वो मान्यता प्राप्त विधान है। तो जब ऐसी एंट्री होती है जीव की और ये शुक्र और शोणित साथ में आते हैं, तो उस समय वो गर्भ में जो दोषों का लेवल या बैलेंस तैयार होता है, जो हमने अभी देखे वात पित्त कफ दोष होते हैं, उसका जो बैलेंस वहां क्रिएट हो जाता है, उसको कहते हैं वो व्यक्ति की आगे जाते हुए होने वाली प्रकृति। थोड़ा सा कठिन है समझने में, मगर अगर कोई गर्भ तैयार हो रहा है और उसमें वात ज्यादा है, उसके नीचो नीच पित्त है, नीचो नीच कफ है, तो कह सकते हैं कि वात प्रधान पित्तानुलंबी प्रकृति है। या कफ ज्यादा है, पित्त बाद में, वात बाद में, तो कहते हैं कफ प्रधान वातानुलंबी प्रकृति। ऐसे तरह से उसको जानते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि ये तो ठीक है, वो गर्भ में ऐसा हो गया, मगर हम जानेंगे कैसे? तो शास्त्रकारों ने क्या किया कि उसके लिए कुछ एक पैरामीटर्स उन्होंने अपने ग्रंथ में वर्णित किए, एंड वी टीच दिस काइंड ऑफ मेथड्स, हाउ टू अंडरस्टैंड, हाउ टू आइडेंटिफाई प्रकृति on patient, on individual. तो बाय आस्किंग दोज पेशेंट, बाय एग्जामिनिंग दैट पर्टिकुलर पर्सन, इसका वर्ण कैसा है, इसका कद कैसा है, मोटा है, पतला है, जाड़ा है, या ऊंचा है, या बोना है, कैसा है, बाद में वर्ण कैसा है उसका, गोरा है कि थोड़ा गेहूं वर्ण का है कि काले वर्ण का है, बाद में उसके बाल कैसे, घुंघरालू बाल है, सीधे कैसे, उसका मेंटल एटीट्यूड कैसा है, उसकी मेमोरी कैसी है, उसकी निद्रा कैसी है, उसकी एपेटाइट कैसी है, भूख लगती है नहीं लगती है, विषम लगती है, सम लगती है, बहुत ज्यादा तीखी लगती है नहीं लगती है, वगैरह वगैरह बहुत सारे इसमें फैक्टर्स आते हैं। वो उसका निरीक्षण करने के पश्चात हम जान सकते हैं कि भाई ये व्यक्ति की प्रकृति कौन सी है। अब ये प्रकृति का महत्व आज के युग में क्या है? तो आधुनिक विज्ञान में ये पाया गया, आधुनिक वैद्यक शास्त्र और आयुर्वेद के मनीषी, इन्होंने क्या किया कि कई हजार लोगों का ये प्रकृति निरीक्षण करने के बाद में उनकी जो जेनेटिक सीक्वेंसिंग है, आप सभी जानते हो कि गुणसूत्र रहते हैं अपने शरीर के अंदर हर कोशिका में, तो उसको जीन कहते हैं। तो ये जीन्स के ऊपर प्रोटीन्स लगे रहते हैं, प्रोटीन्स की एक अपनी सीक्वेंस रहती है, उसको कहते हैं जेनेटिक सीक्वेंसिंग। तो आज कुछ डिकेड में ही ये जेनेटिक सीक्वेंसिंग ऑफ ह्यूमन वाज डिकोडिफाइड। पहले नहीं पता था, बट अभी वो पता चल रहा है कि भाई ये लेवल से ह्यूमन में इतने इतने जीन्स और इतने इतनी सीक्वेंसिंग है। तो वो उसके आधार पर इन्होंने बाद में ये देखा कि कुछ जैसे वात प्रकृति प्रधान वाले व्यक्ति है,
पित्त प्रधान वाले और कफ प्रधान वाले, मैं स्पेसिफिक प्रेडोमिनेंस की खाली बात कर रहा हूँ यहाँ। तो उनमें उन्होंने पाया कि कुछ जेनेटिक सीक्वेंसिंग कॉमन है तीनों में। तो वात वाले की अलग है, पित्त वाले की अलग है, कफ वाले की अलग है। तो ये पाने के बाद में इन्होंने देखा कि जो इंडिविजुअलाइज मेडिसिन जो आधुनिक विज्ञान में अभी चल रहा है, कि भला किसी को डायबिटीज है, किसी को हाइपरटेंशन है, तो सबको एक दवा दे के काम नहीं चलती है, हर एक को अलग अलग दवा का चयन करना अनिवार्य है, ऐसे उन्हें भी लग रहा है। आयुर्वेद तो पहले से बता रहा है कि भाई हर व्यक्ति की प्रकृति अलग है और प्रकृति अनुसार हर एक को अपना अपना औषधि चयन करके हमें देना होगा ताकि वो स्वस्थ हो जाए। तो ये जो विषय है, तो ये इसे कहते हैं आयुर्जिनोमिक्स। और ये आयुर्जिनोमिक्स का ये जो काम है वो बहुत अच्छे तरह से आगे बढ़ रहा है। इसी को हेल्प लेते हुए कुछ जगह में ऐसा भी संशोधन चल रहा है कि प्रकृति को जानते हुए क्या हम अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग आसन प्रैक्टिस दे सकते हैं, अलग अलग व्यक्तियों को स्पेसिफिक प्राणायाम के निर्देश दे सकते हैं। क्योंकि ये भी पाया गया कि कुछ व्यक्ति, आप अपने ग्रुप में ही देखिए, आप यहाँ आ रहे हो, आप रह रहे हो, शुद्धि क्रिया वगैरह की प्रैक्टिस कर रहे हो, कुछ लोग बहुत सुलभता से आसानी से दंड धोती कर सकते हैं, कुछ लोग आसानी से ये सूत्र नीति रबर नीति कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। तो क्या ये करना नहीं करना, ये हम कहते हैं कि भाई उनका धैर्य कितना है वगैरह वगैरह, मगर आगे जाते हुए उनका जो बॉडी टाइप है, उनकी जो फिनोटाइप है, वो जानने के लिए भी ये प्रकृति का विवेचन कई लोगों ने किया है। कैवल्य धाम के कोई जो संशोधक थे, उन्होंने इस प्रकार का काम अपने संस्था में किया, मैंने देखा है। मेरे अपने जो इंस्टीट्यूट है उसमें हमने ये प्रकृति और योग साधकों के ऊपर कुछ काम कर रहे हैं और कर चुके हैं। सो दिस इज अबाउट प्रकृति। ये प्रकृति का और एक उपयोग योग के विद्यार्थी, योग के टीचर और योग के थेरेपिस्ट तीनों को और भी एक तरह से होता है कि इससे हम व्यक्ति के लिए क्या आहार दे, इसके लिए उपयोजन के लिए भी प्रकृति का बहुत ज्यादा महत्व पाया सकता है। और इसके ऊपर हम अलग से एक वर्कशॉप लेते हैं, आयुर्वेदिक डायटेटिक्स, यूजफुल फॉर योगा थेरेपिस्ट एंड योगा टीचर्स। तो उसमें हम लोग बताते कि भाई फलाना प्रकृति है तो उसको कैसा डाइट दे, फलाना ऋतु है तो उसको क्या डाइट दे, और क्या पर्टिकुलर प्रोसेसेस है तो क्या नहीं देना चाहिए वगैरह वगैरह। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अभी ये जो मैंने बता रहा है स्लाइड, इसमें 6 तरह के रस, रस मतलब टेस्ट, ये 6 टेस्ट क्या आयुर्वेद कहता है उसकी यहाँ लिस्ट है। तो फर्स्ट इज मधुर, आम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय। मधुर मतलब मीठा, अम्ल मतलब खट्टा, लवण मतलब नमकीन, कटु मतलब तीखा। यहाँ बहुत गौर करिए, कटु मतलब तीखा। क्या होता है कई बार हट प्रदीपिका पढ़ते हुए, हट प्रदीपिका के कई सारे टीका में या कई सारे संस्करण में, हिंदी खास करके, इन्होंने लिखा है कि कटु मतलब कड़वा। तो ये कड़वा नहीं है, कटु मतलब तीखा, ये ध्यान रखे। तिक्त मतलब कड़वा और कषाय मतलब कशैला। तो ये 6 प्रकार के रस है और आयुर्वेद कहता है कि हमें अपने आहार में 6 प्रकार के रसों का सेवन करना चाहिए। अभी वापस समय की पाबंदी है, नहीं तो मैं बता देता कि अपने जो आहार है, जो इंडियन थाली है, वे मेड बी नॉर्थ इंडियन थाली या मेड बी साउथ इंडियन थाली या महाराष्ट्र का है या मध्य प्रदेश या गुजरात का है, आप देखो सभी थालियों में, सभी भोजन के थाली में हम ये 6 प्रकार के रसों का समावेश करते हुए आगे बढ़ते हैं। वी स्टार्ट विथ सम स्वीट्स, या वी स्टार्ट विथ राइस एंड घी या दाल, उसके ऊपर घी पड़ता है, वो भी मधुर है। राइस अलग से आप खा लो, चावल अलग से खा के देखो, मीठा लगता है। रोटी आप अलग से चबा के देखो, तो बिना कोई वेजिटेबल, तो वो भी मीठी लगती है। खट्टे के लिए नींबू रहता है या अचार रहता है। देन लवण मतलब नमक तो रहता ही रहता है। कटु तिक्त जो है ये पदार्थों के व्यंजन, ये जो पदार्थ के जो कटक द्रव्य है, ये हमारी दाल सब्जी इसमें पड़ती है। जो तड़का हम लगाते हैं वो तड़के में भी कटु और तिक्त के व्यंजन रहते हैं, जो कि महाभूतों को तोड़ते हैं और हमारे शरीर में ये
जो आहार हम ले रहे हैं इसको हजम करने के लिए उपकार करते हैं। और अंतिमता हम क्या खाते हैं, पान खाते हैं। तो पान खाते हैं तो तांबूल सेवन, तो तांबुल सेवन में बिना चूना, बिना कत्था, बिना सुपारी, ऐसा है पान का सेवन आयुर्वेद कहता है। योग में इसका बहुत ज्यादा प्रावधान नहीं है, मगर ये कषाय रस से हम यूजुअली एंड करते हैं भोजन का। नेक्स्ट प्लीज। बाद में अलग जो प्रकार दिए आहार के आयुर्वेद में, उसमें सात्विक, राजसिक, तामसिक आहार, मधुरादि स्कंद जो ऑलरेडी मैंने बताया, और ये वातग्न, पित्तग्न, कफग्न आहार, ये या वातकर, पित्तकर, कफकर आहार। तो ये अलग अलग वे से हम आहार की चर्चा करते हैं। ये क्या है ये बताना वाकई में मुश्किल है इतने कम समय में। इसमें से सात्विक, राजसिक, तामसिक ये आप तीनों जानते हो, उसके ऊपर चर्चा हुई होगी। और खास करके योग साधक के लिए सात्विक आहार का वर्णन है, चयन करना जरूरी है। नेक्स्ट प्लीज। ये पूरे के पूरे श्लोक आप देखिए, मैं इसको अभी डिटेल में नहीं जा रहा हूं, बट ये इसलिए बताया कि आप चाहो तो हठ प्रतिविका लो, चाहो तो घेरंडा लो, चाहो तो शिव संहिता लो, सब में ये सब चीजें आती है। और इसमें अगर आप आयुर्वेद को प्रॉपर वे से जानते हो तो आपको ये समझना इजी हो जाएगा। कई बार कहीं स्कूल में, कहीं इंस्टीट्यूट में मैंने देखा है कि वो क्या बताते हैं, योग और नेचुरोपैथी साथ में जो कि पढ़ाया जाता है, तो कहते हैं कि भाई आपको बिल्कुल सफेद चीजें नहीं खानी है, ठीक है, आपको राइस नहीं खाना है, आपको घी नहीं खाना है, आपको मैदा नहीं खाना है, आपको दूध नहीं पीना है। तो ये गलत है एक्चुअली। आपको सुस्निग्धम मधुराहार चतुर्थांश विवर्जिता भुज्यन्ते शिव संप्रीत्यो मिताहार सौच्यते। और इसमें पर्टिकुलरली सुस्निग्धम मैंने बोल्ड किया है, ये इसलिए किया है कि कुछ प्रमाण में आपको स्निग्ध द्रव्यों का सेवन करना अनिवार्य है। ऐसे योग की जो ओरिजिनल ग्रंथ है, जो आद्य ग्रंथ है, उसमें भी कहा गया है। क्यों ऐसा कहा गया है, अगर ये समझना है, वापस आपको आयुर्वेद जानना जरूरी है। जब आप साधक स्थिति में हो, आप योगी बन जाओ तो आप कुछ भी खाओ, कुछ भी हजम कर ले सकते हो। बट अगर आप विद्यार्थी दशा में हो, योग की स्टार्टिंग में हो, आप योग सीख रहे हो, आगे बढ़ रहे हो पथ पर, तो जैसे आप आसन प्रैक्टिस करते हो या प्राणायाम करते हो या बाकी चीजें करते हो, तो आपके अंदर वात का प्रकोप हो सकता है। वेदर आप वात प्रकृति के हो या पित्त प्रकृति के हो, कफ प्रकृति के हो, अलग बात हुई। मगर जो कि आप प्राणायाम और ये आसन प्रैक्टिसेस का बहुत रिगरस प्रैक्टिस करने जा रहे हो तो उसके वजह से आप में वात प्रकोप की चांसेस बनी रहती है। वो वात प्रकोप ना हो इसलिए आपको सुस्निग्ध मतलब जिसमें गोघृत का उन्होंने वर्णन किया है, खास करके गाय का घी, उसका प्रयोग करें, या मधुरा आहार। मधुर आहार लेने से आप रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये 7 जो धातु हमने पहले बताया, उसकी पुष्टि होती है। और इसके वजह से आपकी मसल सही होती है, स्नायु सही होते हैं, और आप वो आसन को करा सकते हो, आसन को आप वो स्थिति में रह सकते हो। अगर आपका मसल या टेंडन अगर वीक है तो क्या आप वो पर्टिकुलर आसन में रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। आपको आगे जाते हुए शायद अभी तक आया भी होगा कि जब भी आपकी एग्जाम होगी तो एग्जाम में आपको एक आसन डायनामिक वे से कराने के लिए बोलते हैं कि जलद गति से आसन में जाना, जलद गति से आसन से बाहर आना। और दूसरा एक टेस्ट रहता है कि स्टैटिक प्रैक्टिस, मतलब एक आसन 100 काउंट तक, 3-3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट तक वो आसन को बनाए रखना। तो उसको आगे जाते हुए आधा आधा घंटे तक भी कुछ लोग करते हैं, आसन सिद्धि उसे कहते हैं। तो वो होने के लिए आपको बराबर आहार लेना जरूरी है ताकि आपका शरीर मजबूत हो और आप ये कर पाओ। ओके, देन ये चीज को उन्होंने टालने के लिए कहा है। कौन सा है? कटु, अम्ल, तीक्ष्ण, लवण, उष्ण, हरित, शाक, सवीर, तेल, तिल, सर्षप, मध्य, मत्स्यान, आजादी, मांस, दधि, तक्र, कुलत्थ, कोल, पिण्याक, हिंगु, रसुनादि, अपथ्यम, आहु। अपथ्यम, पथ्य मतलब रोग से दूर होके स्वास्थ्य की तरफ ले जाने वाला पथ, पथ मतलब रास्ता। तो वो जो है वो पथ्य, और उसके विपरीत जो है वो अपथ्य। तो क्या नहीं खाना है कि जो कटु है, कटु मतलब क्या मैंने अभी बताया, तीखा है, पंजेंट है, वो नहीं खाना है, खट्टा नहीं खाना है। जो तीक्ष्ण है, स्पाइसी है, वो नहीं खाना है, लवण नहीं खाना है,
उष्ण नहीं खाना है, जो ज्यादा हीट करने प्रोड्यूस करने वाला नहीं खाना है। हारित शाक सब नेचुरोपैथी वाले क्या कहेंगे, सर आप क्या खाओ, जो संस्कारित अन्न नहीं खाओ, आप कैबेज जो है कच्चा खाओ, वो सही है आपके लिए। योग क्या कहता है, आयुर्वेद क्या कहता है, हरी शाक आप कदापि ना खाए, और खास करके बारिश के मौसम में तो बिल्कुल नहीं खाए। ओके, सवीर तेल तिल सरसप, सरसप मतलब आपकी राई, यूजुअली राई का तेल नॉर्थ में ज्यादा लेते हैं, बट सरसप का वर्णन इन्होंने इधर दिया है। मद्य, अल्कोहल इन एनी फॉर्म, मेड बी बियर, मेड बी एनीथिंग, वाइन या बियर या वॉट एवर में भी। मत्स्य, मत्स्य मतलब मछली। आजादी मांस, आजादी मांस मतलब बकरे का मांस। दधी मतलब दही। तक्र, तक्र इन्होंने कहा, आयुर्वेद कहता है तक्र ले सकते हो, उसकी अलग अलग विधि है, इसके अंदर में नहीं जाऊंगा। ये सब अपत्य है। लहसुन आदि, लहसुन मतलब लहसुन और प्याज वगैरह अपत्य। क्यों कहा है अपत्य, एक्चुअली लहसुन ये हितकर है, मगर लहसुन क्रिएट्स आपको सेक्सुअल अर्ज, तो ये सेक्सुअल अर्ज को ये क्रिएट करता है, तो वो आपके ये जो कार्यकाल है, साधक स्थिति है, इसमें पढ़ाई आप कर रहे हो, ये ईश्वर चिंतन कर रहे हो, उसमें बाधा करता है, इसलिए वो अपत्य कहा गया है। आगे ये कहते हैं भोजनम अहितम विद्यात पुनः उष्णीकृतम वृक्षम अति लवणम अम्लयुक्तम शाकोटकम वर्जेत। तो इसमें भोजनम अहितम विद्यात, वो भोजन अहित है, वो ना करे, जो पुनः उष्णीकृतम वृक्षम, जिसको बना के वापस से गर्म किया गया है, जैसे अपन हम माइक्रोवेव में करते हैं, आप सुबह करते हैं और बाद में माइक्रोवेव में वो गर्म करा लेते हैं, तो वो गलत है, वो नहीं करना चाहिए, वो रुक्ष हो जाता है और आगे वात का प्रकोप कराता है। ऊपर वाली चीज वापस रिपीट है, तो आई डोंट से, तो अभी क्या लेना चाहिए, तो उन्होंने कहा गोधूमशाली व षष्टिका भोजना नाम शिराज्य खंड सीता मधुनी शुंठी पटोलक फलादि पंचशाक मुदगादि दिव्य मुदकम च यमींद्र पत्यम। तो गोधूम मतलब गेहूं, गेहूं ये उन्होंने हितप्रद कहा है, क्योंकि ये बल को बढ़ाता है। तो गोधूम शाली मतलब ये जो धान है, जैसे चावल है, जव है, ये सब धान है, जवार है। ये शाली, षष्टी शाली मतलब चावल है, जव है, और ये सबको हमको लेना है, मिलेट्स को हमको लेना है। बाद में शिराज्य खंड, शिरा मतलब गोदुग्ध से बने हुए व्यंजन। सीता मतलब शक्कर, कई लोग बोलते हैं गुड़ अच्छा है, गुड़ अच्छा है, ठीक है गुड़ अच्छा है, मगर गुड़ ये उष्णता क्रिएट करने वाला है, उष्ण वीर्यात्मक है, तो इसलिए आयुर्वेद में भी कहा है जहां जरूरी वहां गुड़ यूज करिए, जहां जरूरी वहां आप शर्करा यूज करिए। शर्करा मतलब शुगर का दूसरा नाम है सीता। कई लोग बोलते हैं आजकल की शुगर वो केमिकल प्रोसेस है, तो ठीक है, जो खड़ी शक्कर मिश्री जिसको कहते हैं वो आप यूज करना। मधुनी मतलब हनी, हनी को भी आप प्रयोग में ला सकते हो। शुंठी, शुंठी सब लोग समझते हैं, सौंठ जिसको कहते हैं, या आई एम जस्ट वाइंडिंग अप। सो ये सब आप ले सकते हैं। एंड पंचशाक, अलग अलग टाइप के 5 वनस्पति है, उसका आप शाक में प्रयोग कर सकते हैं। मूंग जो है उसको आप ले सकते हैं। और दिव्य मुदकम मतलब जो बारिश से गिरने वाला पानी है, वो पहले 3 दिन का छोड़ के बाद में उसका संचय करें और उसका आप प्रयोग करें, ऐसे उन्होंने बताया है। नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट स्लाइड। बाद में एक कहा है कि उन्होंने जो बासी चीज है, पूती सड़ा हुआ है, बासी है, वो चीज का भी आप प्रयोग ना करें। काठिन्यम दूरितम पूतिम एंड पर्युषितम, ये चीजों को आप ना यूज करें। और क्यों ना यूज करें, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर ये आप नहीं करते हो, मितारम विना यस्तु योगारम मम समाचरित नाना रोगो भवेत तस्य किंचित योग न सिद्ध्यति। तो अगर आपको योग को सिद्ध करना है, प्राणायाम वगैरह का उपयोग करना है, तो आपको मितार पहले करना है, बाद में प्राणायाम साधना है। तो ये सब चीज के लिए आपको आयुर्वेद और योग ये दोनों को समझना अनिवार्य है। नेक्स्ट प्लीज। पथ्य ऑलरेडी मैंने बताया, पथ्य के ऊपर जाइए नहीं। हाँ नेक्स्ट। तो अभी इंटीग्रेटिव अप्रोच क्या है योग और आयुर्वेद का, तो कोविड-19 में हमने देखा है कि कई बार ये नस्य मतलब जिसको हम लोग नाक में प्रयोग करते हैं, पंचकर्मा का एक विधि है, उसका प्रयोग से हम देखा है कि कोविड के इन्फेक्शन में काफी हद तक आराम पाया था रुग्णों ने। ये आपका जो ऑक्सीजन लेवल जो घटती है वो फटाफट बढ़ सकती है उससे, बट वो योग्य अधिकारी व्यक्ति के सामने पेशेंट को कराना था। जलनेति का प्रयोग कई सारे लोगों ने, कई सारे डॉक्टर्स ने भी किया। पुणे के दीनानाथ मंगेशकर अस्पताल में
उन्होंने तो अपने पूरे स्टाफ को ये जलानीति रोज कराते थे, जैसे आप अस्पताल में जाओ तो रोज जलानीति कराना। और इन्होंने ये पाया, उनका पेपर भी पब्लिश है, कि जलानीति करने के कारण उनके स्टाफ में डॉक्टर्स है, सिस्टर्स है, वार्ड बॉयज है, आया भाई है, ये सबको कोविड का जो संक्रमण है वो नहीं हुआ उतने प्रमाण में जितने प्रमाण में और अस्पताल में हुआ। तो जलानीति का भी बड़ा रोल था। सितकम, व्युत्क्रम, कपालभाति का भी इसमें अच्छा प्रयोग कई लोगों ने देखा। प्राणायाम की चर्चा तो बहुत सारी हुई है, तो मैं उसके ऊपर नहीं कहूंगा। और बहुत सारी मेडिकल कंडीशन जैसे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम में, रेस्पिरेटरी सिस्टम में, अस्थमा वगैरह में, ऑर्थोपेडिक में आर्थराइटिस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, स्पॉन्डिलाइटिस है, इम्यूनोलॉजिकल कंडीशन जैसे ये HIV है, बाद में ये कोविड है, या गायनेकोलॉजिकल PCOD और इनफर्टिलिटी एंड सो मेनी डिसीजेस इंक्लूडिंग कैंसर्स, सभी में ये पाया है कि अलग अलग अंगों का तो आपको बहुत इससे लाभान्वित होते हुए पेशेंट को आप देखते हो। तो ये दोनों शास्त्रों को अगर बराबर परखे समझे और प्रयोग में लाए तो आपको बिल्कुल इसमें अच्छा से इसमें उपयोग मिल सकता है। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट प्लीज, लास्ट 2 स्लाइड्स। ये खाली इसमें सिमिलैरिटीज दी है, आई एम नॉट गोइंग टू स्पीक ऑन दिस, बट देयर इज अ गुड वर्क ऑन शुद्धि क्रिया एंड पंचकर्मा, मैंने खुद ही किया था। देन नाड़ी एंड स्रोतस, ये दोनों संकल्पना बहुत अच्छी है। अष्टांग योगा, अष्टांग आयुर्वेद, दोनों 8-8 है। त्रिगुण एंड त्रिदोष है। देन यम नियम एंड सद्वृत्त और ध्यान धारणा समाधि एंड सत्वावजय चिकित्सा, ये मैंने पहले भी बताया था। ये अलग अलग वे से हम देख सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन है, ये समझ में आया है तो अच्छी बात है, आपने उसका गौर किया है, कुछ नोट डाउन किया है, और फिर भी आपको क्वेश्चंस है क्योंकि ये बहुत कम समय था, ये विषय बहुत विस्तृत है, तो आप आपके क्वेश्चन मुझे ये ईमेल पे ayurinstitute@yahoo.com, या ये जो मेरा नंबर है 9892698275, ये व्हाट्सएप नंबर है, तो ये नंबर पे भी आप क्वेश्चन डाल सकते हो। आप खाली रेफरेंस लिखना सागर वर्कशॉप करके, तो मुझे पता चलेगा कि भाई आप सागर से थे, तो मैं आपको उसका आंसर दे पाऊंगा। ये मेरी वेबसाइट है ayurvision.org, इसमें आप जाके देखिए, वी कंडक्ट डिफरेंट कोर्सेज ऑन आयुर्वेद। तो अगर आपकी रुचि है, आप घर जाने के बाद आपको लगता है कि भाई ये कोर्सेज के लिए मैं आपसे जुड़ जाऊं, तो यू आर मोस्ट वेलकम। एंड सबसे अंतिमता, मैं डॉक्टर गिरी सर का और पूरे सागर योगा यूनिवर्सिटी के योगा डिपार्टमेंट के फैकल्टीज का आभारी हूँ कि इन्होंने मुझे आपके सम्मुख उपस्थित रहने की संधि दी और मेरे विचार प्रकट करने के लिए अवसर दिया। धन्यवाद। हरिओम।